हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका K3edu चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किसके बारे में? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, करंट का जो इफेक्ट होता है वो तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा? इसमें तो पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, और क्या होता है। तो इसके बाद जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक और इफेक्ट होता है जिसका नाम होता है केमिकल इफेक्ट, है ना। तो करंट का तीन इफेक्ट कौन कौन सा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो करंट का प्रभाव है वो क्या छोड़ता है भाई? हीटिंग डेवलप करता है, हीट डेवलप करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर यदि आपका इलेक्ट्रिक करंट गया तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होता है। कंडक्टर में यदि आप करंट का फ्लो कराते हैं तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन करता है। और यदि किसी प्रोसेस में, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें यदि आपने करंट दिया तो किस तरह से आपका केटायन और एनायन में डिवीजन होता है और करंट का उसमें कैसे कंडक्शन होता है, उसको केमिकल इफेक्ट में पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे कि क्या है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो भाई ऐसा है कि जब करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं हाई रेसिस्टेंस वायर में, जब इलेक्ट्रिक करंट को हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक एज नाइक्रोम वायर, इस वायर में यदि इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण हीट एनर्जी डेवलप होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट को हाई रेसिस्टेंस वायर में पास कराया जाता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है? हाई रेसिस्टेंस है, वो करंट को क्या होगा? रोकेगा, नहीं जाने देंगे, है ना। रेसिस्टेंस क्या करता है? रेसिस्टेंस का काम है टू अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट, और रेसिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गई तो करंट को और जोर लगा के अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो वहाँ पर क्या क्या डेवलप होगा? हीट एनर्जी डेवलप होगा। क्लियर है? वहाँ पर हीट एनर्जी डेवलप होगा। तो उसी के बारे में पढ़ना। यहाँ पर क्या डिफिनेशन दिया गया है उसको पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है हाई रेसिस्टेंस वायर में, लाइक नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर में यदि पास कराया गया, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है? इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू हाई हो गया, हाई हो गया, और उसी में करंट को पास कराया जा रहा है। धक्का मुक्की चालू होगा ना? हाँ, चालू होगा। तो द रेसिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट। उसके कारण क्या होता है? रेसिस्टेंस वायर करंट के जाने के कारण रोक रहा है, रेसिस्टेंस करंट को जाने से, उसके कारण वायर क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण क्या डेवलप करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट जब हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक एज नाइक्रोम वायर से पास हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वायर गर्म हो जाएगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces the heat. This is called heating effect of electric current. Clear है? चलिए, अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट में रेसिस्टेंस है, उसी तरह हम लोग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन के बारे में पढ़े थे। फ्रिक्शन जो मैकेनिक्स में होता है वो मोशन को अपोज करता है, उसी तरह से जो आपका रेसिस्टेंस होता है वो करंट को अपोज करता है। ठीक है? तो अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है, द रोल ऑफ रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस का जो रोल है, जो योगदान है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो सिमिलर होता है जैसे आपका मैकेनिक्स में फ्रिक्शन होता है। यानी रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह का होता है। मैकेनिक्स में फ्रिक्शनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका रेसिस्टेंस, दोनों सेम होता है। ये करंट को रोकता है, वो मोशन को रोकता है। क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव किया जाता है, जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में, उसके विरोध में
यदि चार्ज मूव कर रहा है तो उस समय क्या होगा, वर्क डन होगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में, वोल्टेज के अगेंस्ट में कोई चार्ज यदि मूव कर रहा है, चार्ज मोशन में आया, तो आपका वर्क डन होगा। वर्क डन का मतलब क्या होता है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो तो वर्क डन कहलाता है। सेम एज यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि चार्ज मूव कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस के विपरीत में, तब वहाँ पर वर्क डन होगा और वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू वोल्टेज। कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो देखिए भाई हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, ऐसा पढ़ा था ना, कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से सर्टेन पॉइंट तक लाने में वर्क डन होता है, और उस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते थे, पोटेंशियल कहते थे। या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज मूव कर रहा है किसके कारण, पोटेंशियल के कारण, तो वहाँ वर्क डन होता था। तो उसी को लिखते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बराबर या वोल्टेज बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। यहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वर्क डन बराबर Q इंटू V होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह बन जाएगा, फिर आगे की तरफ लिखते हैं, है ना। चलिए मिटा देते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपका वर्क डन बराबर क्या था, चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वेशन 1। अब आप ये जानते हैं बाबू कि Q बराबर क्या होता है, IT। कैसे आया, हमने पढ़ा था कि करंट बराबर चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट किसको कहते हैं, जब कोई चार्ज मूव कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट। चार्ज मूव कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं करंट। वहीं से ये फॉर्मूला आया Q बराबर IT। इस फॉर्मूला को इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा V इंटू IT, इक्वेशन 2। यानी वर्क डन बराबर ये हो जाएगा, वर्क डन बराबर क्या है, VIT। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगले फॉर्मूले की तलाश में हम लोग चलते हैं कि अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। चलिए एक फॉर्मूला और होगा, कौन सा, किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, टन टनाटन, है ना। तो V बराबर IR, आप जानते हैं ओम्स लॉ से कि वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर V की जगह पुट कर देंगे, तो V की जगह IR मल्टीप्लाई विथ IT, ऐसे थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, IR मल्टीप्लाई विथ IT। जब ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे I का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ये I स्क्वायर RT, जिसमें रेजिस्टेंस R है, टेम्परेचर T है ना, ये टाइम है, क्या है ये, टाइम है, ये करंट का स्क्वायर है। क्लियर है, कहने का मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जितना भी आपका ये वर्क डन के बराबर है, वर्क डन को हम लोग एनर्जी भी कह सकते हैं। क्यों, आपका चार्ज मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है ना, चार्ज मूव कर रहा है, उस केस में आपका करंट स्क्वायर RT, तो आपका वर्क डन एनर्जी के बराबर हो गया। यानी हम पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि जितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, रेजिस्टेंस, इसी की बात कर रहे थे हम लोग कि आपने करंट फ्लो कराया, रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है, टाइम T लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है, T लग रहा है, ऐसे T भी डिनोट कर सकते हैं, टाइम T लग रहा है, तब आपका हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। कहने का मतलब जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रहा है, जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जा रहा है हीट एनर्जी में। ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed is converted into heat energy। जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं हीट एनर्जी इक्वल टू I स्क्वायर RT, लिख सकते हैं ना, हीट एनर्जी इक्वल टू I स्क्वायर RT। कहने का मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट प्रोड्यूस हो गया। और ये जो हीट एनर्जी होता है इसका यूनिट किस में होता है,
जूल में। किसमें इसका यूनिट होता है? जूल में, जिसके कारण इस हीट एनर्जी को हम बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्वेश्चन आता है बोर्ड में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? तो आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे किसको, कि कैसे प्रोड्यूस हुआ हीट, है ना, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता देंगे। उसके बाद आपका जो चार्ज है वो P पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में आपका वर्क कर रहा है, उसके बारे में फार्मूला बनाएंगे और फार्मूला से यहाँ तक दिखा देंगे। इसको हम बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो क्या कहता है, यहाँ तक समझ गए? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था। इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, पॉइंट वाइज समझेंगे। यानी हम लिख सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, जो आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है वायर के अंदर, इन अ वायर, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, है ना। पहला पॉइंट या ए लिख दीजिए, इज, यहाँ से कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या देखा आपने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट। आपने क्या देखा, जो भी आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट के, है ना। यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा H बराबर क्या है, I स्क्वायर RT, है ना, इसी को डिफाइन कर रहे हैं। हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरा पॉइंट आप क्या बोल सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ वायर, रेसिस्टेंस ऑफ वायर, वायर का जो रेसिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन हो गया, हीट एनर्जी, है ना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन, हीट एनर्जी, प्रोपोर्शनल टू द टाइम, directly proportional to time for which, the time for which the current flow, जितना देर में आपका करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम T। और इन्हीं के संयोग से आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बनता है ना। हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी वायर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस ऑफ वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, जिस समय करंट आपका फ्लो हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक बातें क्लियर है ना। अब ऐसा है कि सारा का सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं है कि सारा का सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ऐसा भी सिचुएशन है। अब जैसे मान लो कि आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लगा हुआ है टीवी, है ना, टीवी लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, आपने करंट दिया तो क्या टीवी गर्म हो जाता है, टीवी क्या हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है, नहीं। सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी भी कन्वर्ट हीट में नहीं होगा, कुछ में होता है। जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा उसमें हीट का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि आपका रेसिस्टेंस धीरे धीरे गर्म होगा और गर्म होने के कारण ही आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। H = I ² RT आपने यहाँ पर देखा। तो कौन कौन से अप्लायंसेज हैं, नहीं याद है? अरे यार,
देखो, ठंडी के दिन आ रहे हैं, ठंडी के दिनों में हम लोग ब्लोअर लगाते हैं घरों में, तो उसमें यूज होता है। रूम हीटर जैसे है, रूम हीटर उसमें यूज होता है। गीजर है उसमें यूज होता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं उसमें होता है। टोस्टर की बात करते हैं उसमें होता है कि नहीं? बहुत जगह होता है। बल्ब ले लो, बल्ब यदि 100 वाट का पुराना वाला जो बल्ब रहता है उसमें भी आपका हीट प्रोडक्शन होता है। जो ठंडी के दिनों में मवेशियों को गर्म करने के लिए कि उनको ठंडा ना लग जाए, वहाँ पर छोटा छोटा बल्ब लगा के 100 वाट का रखते हैं हम लोग, ताकि गर्मी लगे उनको। तो किसका एग्जाम्पल है? वो सब हीट एनर्जी का ही, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।